पॉपुलेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, मतलब 2, 4, 8, 16। लेकिन फूड प्रोडक्शन सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी 1, 2, 3, 4। ये आइडिया 200 साल से भी पुराना है, तो हम अब तक जिंदा कैसे हैं? कूल ना? और क्या आपने सोचा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को आखिर कंट्रोल कौन से फैक्टर्स करते हैं? बायोलॉजी, सोसाइटी या इकोनॉमिक्स? ये सब इंटरकनेक्टेड है और इसका साइंस बड़ा फैसिनेटिंग है। एग्जैक्टली तो अगर आप ऐसी अमेजिंग इंसाइट्स के लिए रेडी हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कोई भी ज्ञान मिस ना करें। आज हम डेमोग्राफी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन थ्योरीज की दुनिया में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे करते हैं और इसके पीछे की बायोलॉजी वो क्या है। fertility और मोर्टेलिटी की डिटेल्स में। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे और एंड में पॉपुलेशन पर कुछ माइंड ब्लोइंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे। रेडी हो जाओ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, नेचर, स्कोप एंड रिलेशनशिप ऑफ डेमोग्राफी। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन साइंस। तो सबसे पहले डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो डेमोग्राफी है क्या इन सिंपल टर्म्स? बेसिकली डेमोग्राफी पॉपुलेशन के चेंज को स्टडी करता है। ये फर्टिलिटी यानी बर्ड्स, मोर्टेलिटी यानी डेथ्स और माइग्रेशन जैसे फैक्टर्स को एनालाइज और मेजर करता है। सिंपल है ना? साउंड सिंपल, लेकिन इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? सोचो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि एक शहर में कितने स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाने हैं? डेटा से। हाँ, बट कैसा डेटा? दे यूज डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डेटा से वो फ्यूचर नीड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। डेमोग्राफी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है दोस्त, ये समझने की कोशिश है कि ह्यूमन पॉपुलेशंस कैसे बिहेव करती हैं। अच्छा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर चीज, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल पॉलिसीज, सब कुछ पॉपुलेशन से जुड़ी है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ओके, तो इसका दूसरे फील्ड से क्या रिलेशनशिप है, जैसे सोशियोलॉजी? बहुत गहरा। सोशियोलॉजी से हम समझते हैं कि समाज के नॉर्म्स जैसे मैरिज की एज, फर्टिलिटी पर कैसे असर डालते हैं। डेमोग्राफी इसको सोशल फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखता है। और ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी इससे जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस, फूड सप्लाई और अर्बनाइजेशन से लिंक करता है। बेसिकली लोग कहाँ और क्यों रहते हैं। फिर ह्यूमन इकोलॉजी है जो देखता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। राइट। और कल्चर? डिफरेंट कल्चर्स में फैमिली साइज अलग होता है। बिल्कुल, कल्चरल डिफरेंसेस से ही तो डेमोग्राफिक पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। और सबसे कूल कनेक्शन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। वो कैसे? वो तो एवोल्यूशन और फिजिकल ट्रेट्स की स्टडी है। एग्जैक्टली हमारे फिजिकल ट्रेट्स पर डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे मैरिज, फर्टिलिटी और माइग्रेशन का डायरेक्ट असर होता है। अच्छा, सो इन अ वे इसकी अंडरस्टैंडिंग से हम सोशल प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बेहतर बना सकते हैं। प्रिसाइसली। तो डेमोग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जो पॉपुलेशन के हर एस्पेक्ट को टच करता है। ओके, तो मेरा एक सवाल है, हम्म क्या डेमोग्राफी सिर्फ सेंसस डेटा है? लोग अक्सर यही सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। सेंसस एक टूल है बस, रॉ डेटा। डेमोग्राफी उस डेटा के क्यों और कैसे को समझता है। इट्स द स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स। ओके, और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला कनेक्शन थोड़ा और सिंपल करो ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। जरूर। सोचो अगर एक स्मॉल आइसोलेटेड कम्युनिटी में माइग्रेशन नहीं होता तो वहां इनब्रीडिंग बढ़ सकती है, आपसी रिश्तों में शादियां होंगी, इससे उनके जेनेटिक ट्रेट्स पर असर पड़ेगा। दैट्स अ डायरेक्ट लिंक, समझे? वाह, हाँ अब समझे। तो ब्रॉड सेंस में डेमोग्राफी का क्या मतलब हुआ फिर? मतलब यह है कि पॉपुलेशन को समझने के लिए सिर्फ स्टैटिस्टिशियंस नहीं बल्कि बायोलॉजिस्ट्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट्स, सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इट्स अ टीम एफर्ट। तो इन सब फील्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक कौन सा है? कोई एक है? कहना मुश्किल है, बट आई थिंक सोशियोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से इसका रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि दोनों ह्यूमन बिहेवियर और बायोलॉजी से डील करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कल्चर ही डेमोग्राफी को ड्राइव करता है? ड्राइव नहीं, बट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स और हेल्थ सर्विसेज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, सब मिलकर काम करते हैं। गॉट इट। चलो प्रैक्टिस सेइंग दिस। डेमोग्राफी स्टडीज फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन एंड इज लिंक्ड टू सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब इसको बोलकर प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, डेमोग्राफी पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी है जो कई दूसरे सब्जेक्ट से जुड़कर हमें एक कंप्लीट पिक्चर देती है। परफेक्ट। अब आते हैं टॉपिक 2 पर, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द कोर ड्राइवर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ओके, हेडिंग है फेकंडिटी, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। हाँ, ये 5 प्राइमरी वेरिएबल्स हैं जो पॉपुलेशन के साइज, ग्रोथ और स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। इनको पॉपुलेशन चेंज के टील्स भी कह सकते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? इमेजिन अ सिटी, वहां कितने लोग पैदा हुए यानी फर्टिलिटी, कितने मरे यानी मोर्टेलिटी, और कितने लोग शहर में आए या गए यानी माइग्रेशन। यही 3 चीजें उसकी पॉपुलेशन डिसाइड करेंगी। और फेकंडिटी और मॉर्बिडिटी? फिकालिटी यानी पोटेंशियल टू गिव बर्थ, और मॉर्बिडिटी यानी सिकनेस, इन तीनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम इन मेन फैक्टर्स को अनपैक करेंगे जो किसी भी पॉपुलेशन की कहानी लिखते हैं। इन्हें अलग-अलग समझना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्हीं को टारगेट करती हैं, कभी बर्थ रेट कंट्रोल करके तो कभी डेथ रेट कम करके। चलो एक एक करके देखते हैं। फेकंडिटी? फिकंडिटी एक वुमन की चाइल्ड बेयर करने की पोटेंशियल कैपेसिटी है, एक्चुअल नहीं, सिर्फ पोटेंशियल। और फर्टिलिटी? फर्टिलिटी एक वुमन की एक्चुअल कैपेसिटी है एक लाइव चाइल्ड को जन्म देने की, ये परफॉर्मेंस है। ठीक है। मॉर्बिडिटी? ये सोसाइटी में बीमारी यानी सिकनेस का लेवल है। मोर्टेलिटी? वो डेथ्स का रेट है। और आखिर में माइग्रेशन? ये लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। सिंपल। राइट। तो इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये सिर्फ नंबर्स हैं। बिल्कुल नहीं। हाई मॉर्बिडिटी का मतलब है पुअर हेल्थ सिस्टम, हाई फर्टिलिटी का मतलब है पॉपुलेशन बूम। हर वेरिएबल एक सोशल इंडिकेटर है।
ये पांचों वेरिएबल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर पॉपुलेशन डायनामिक्स क्रिएट करते हैं। मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन फेकंडिटी और फर्टिलिटी में डिफरेंस क्या है? लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, एक सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। फेकंडिटी इज लाइक हैविंग अ कार इंजन, यानी पोटेंशियल टू ड्राइव। फर्टिलिटी इज एक्चुअली ड्राइविंग द कार एंड रीचिंग अ डेस्टिनेशन, यानी लाइव बर्थ। सिंपल है ना? बहुत सिंपल। अच्छा, मॉर्बिडिटी को मेजर करना जरूरी क्यों है? सिर्फ डेथ रेट यानी मोर्टेलिटी से काम नहीं चलेगा? नहीं, मॉर्बिडिटी हमें बताता है कि लोग कितने अनहेल्दी हैं। अगर लोग बीमार ज्यादा हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे डेथ रेट कम ही क्यों ना हो। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का मेजर है। पॉइंट है। तो पॉपुलेशन चेंज के लिए सबसे पावरफुल वेरिएबल कौन सा है इनमें से? हिस्टोरिकली फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी सबसे पावरफुल रहे हैं, लेकिन आजकल माइग्रेशन भी कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन को ड्रामेटिकली चेंज कर रहा है। क्या ये पांचों हमेशा से इंपॉर्टेंट थे? हाँ, लेकिन इनका इम्पैक्ट टाइम के साथ बदला है। जैसे पहले मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, अब मेडिकल साइंस की वजह से वो कंट्रोल में है, तो फर्टिलिटी और माइग्रेशन पर फोकस बढ़ गया है। अच्छा, और इन वेरिएबल्स को स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है? हर वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक रेट्स और फॉर्मूलाज हैं, जैसे क्रूड बर्थ रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डेटा के बिना एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। हम आगे इन फॉर्मूलाज को देखेंगे। ओके, अब इन पांचों को एक साथ बोलो। फेकंडिटी, फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन। प्रैक्टिस इट। इन शॉर्ट, ये पांचों वेरिएबल्स पॉपुलेशन चेंज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें समझना डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3, फर्टिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। ब्रॉड माइक्रो थीम, मेजरिंग बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन। तो फर्टिलिटी को कैसे मेजर करें? हाँ, फर्टिलिटी जैसा हमने डिस्कस किया, एक वुमन की लाइव चाइल्ड बेयर करने की एक्चुअल परफॉर्मेंस है। इसको मेजर करना जरूरी है ताकि हम पॉपुलेशन इंक्रीज को ट्रैक कर सके। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? सोचो, एक क्रिकेट टीम का रन रेट, उससे टीम की परफॉर्मेंस पता चलती है, राइट? हाँ। वैसे ही फर्टिलिटी रेट से एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ परफॉर्मेंस का पता चलता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है ये कहना आसान है, बट कितनी तेजी से और किस एज ग्रुप में, इसके लिए हमें स्पेसिफिक टूल्स यानी फर्टिलिटी रेट्स की जरूरत है। ये मेजरमेंट कब से पॉपुलर हुआ? ये 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, जब कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन साइज और मिलिट्री स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना था। आज ये इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए यूज होता है। तो क्या क्या मेथड्स हैं? सबसे सिंपल है क्रूड बर्थ रेट या CBR। टोटल बर्थ्स को टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला है BP1000। ओके, सिंपल। इससे बेटर कुछ है? हाँ, जनरल फर्टिलिटी रेट या GFR। ये CBR से बेटर है। इसमें हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49 ईयर्स की विमेन को डिनोमिनेटर में कंसिडर करते हैं। फॉर्मूला है BP1549,000। ये ज्यादा स्पेसिफिक हुआ। और बी स्पेसिफिक है? बिल्कुल, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ASFR। ये पर्टिकुलर एज ग्रुप्स जैसे 20 से 25 साल की विमेन की फर्टिलिटी बताता है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR। TFR, मैंने इसके बारे में सुना है। ये बताता है कि एक वुमन अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरेज कितने बच्चे पैदा करेगी। ये सारे ASFRs का सम होता है। अगर TFR 2.1 है तो पॉपुलेशन स्टेबल मानी जाती है। और GRR और NRR क्या है? ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट या GRR TFR जैसा ही है, बट सिर्फ फीमेल चिल्ड्रन यानी पोटेंशियल मदर्स को काउंट करता है। और नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR GRR से भी ज्यादा रियलिस्टिक है। वो कैसे? ये अकाउंट में लेता है कि कुछ लड़कियां रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाती हैं। अगर NRR इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब पॉपुलेशन आने वाली जनरेशन में खुद को परफेक्टली रिप्लेस कर रही है। वाओ, दैट्स प्रिसाइज। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? TFR और NRR जैसे रेट्स UN और वर्ल्ड बैंक यूज करते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करने के लिए। इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर ग्लोबल पॉलिसीज बनती हैं। कूल ना? बहुत कूल। तो बेसिकली फर्टिलिटी को मेजर करने के अलग-अलग तरीके हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक, और हर रेट एक अलग इनसाइट देता है। सही कहा। एक सवाल, क्रूड बर्थ रेट को क्रूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को डिनोमिनेटर में लेता है, इंक्लूडिंग मेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड वुमेन जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा अनरिफाइंड या क्रूड माना जाता है। अच्छा, और TFR 2.1 ही क्यों रिप्लेसमेंट लेवल है? 2 क्यों नहीं? एक कपल 2 बच्चे सीम्स लॉजिकल। ग्रेट क्वेश्चन। 2.1 इसलिए क्योंकि इसमें उन बच्चों की मोर्टेलिटी को अकाउंट किया जाता है जो बड़ी होने से पहले मर जाती हैं, और साथ ही बर्थ पे बॉयज थोड़े ज्यादा पैदा होते हैं गर्ल्स से। तो 2.1 एंश्योर्स 1 डॉटर रिप्लेसेस 1 मदर। आइडिया है? हाँ, इंडिया ने रिसेंटली TFR 2.0 अचीव कर लिया है, विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। ये एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक अचीवमेंट है। वाओ। और NRR हमेशा GRR से कम क्यों होता है? क्योंकि NRR मोर्टेलिटी को कंसिडर करता है। सिंस कुछ गर्ल्स रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव नहीं कर पाती, NRR उनको इक्वेशन से हटा देता है। इसलिए इसकी वैल्यू GRR से हमेशा थोड़ी कम होती है। ओके, अगर एक कंट्री का NRR 1 से कम है तो क्या इसका मतलब है कि उसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी? इमीडिएटली नहीं, बट अगर NRR कंसिस्टेंटली 1 से नीचे रहे तो ओवर सेवरल जनरेशंस पॉपुलेशन श्रिंक होने लगेगी। जापान और साउथ कोरिया इसका परफेक्ट एग्जांपल है। गॉट इट। चलो, इस लाइन को प्रैक्टिस करो। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR shows the average number of children a woman will have in her lifetime. Practice saying it aloud. इन शॉर्ट, डिफरेंट फर्टिलिटी रेट्स हमें पॉपुलेशन ग्रोथ की एक डिटेल्ड और न्यूआंस्ड पिक्चर देते हैं, जिससे प्लानिंग में मदद मिलती है। Awesome. अब आते हैं टॉपिक 4 पर, एज पिरामिड्स ऑफ सेक्स कॉम्पोजिशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, विजुअलाइजिंग अ पॉपुलेशंस स्टोरी। हेडिंग है एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन की कहानी। बिल्कुल, जब हम किसी पॉपुलेशन के एज और सेक्स कॉम्पोजिशन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो एक पिरामिड जैसा शेप बनता है।
ये पिरामिड उस सोसाइटी की पूरी कहानी बता देता है, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका कोई सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल? सोचो, एक स्कूल की क्लास फोटो, उसमें सब बच्चे एक ही एज के हैं, बट एक पूरे शहर की फोटो में बच्चे, यंग एडल्ट्स और ओल्ड लोग सब होंगे। एज पिरामिड वही शहर की फोटो है, बट एक ग्राफ के फॉर्म में। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और एज पिरामिड डेमोग्राफी में वही काम करता है। ये टूल 19वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ, बट इसकी रियल वैल्यू WWI के बाद समझ आई, जब कंट्रीज को अपनी लॉस्ट जनरेशन और बेबी बूम को विजुअलाइज करना था। तो इसके टाइप्स होते होंगे? हाँ, 5 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप यानी एक्सपेंसिव का ब्रॉड बेस और जेंटली स्लोपिंग साइड्स होती हैं। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज, बहुत यंग पॉपुलेशन। ओके, सेकंड टाइप? सेकंड टाइप भी एक्सपेंसिव है, बट इसका बेस और भी ब्रॉड होता है और साइड्स बो शार्पली। ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया या मेक्सिको का क्लासिक पिरामिड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई है, बट बर्थ रेट अभी भी हाई है। डिपेंडेंसी रेशियो इसमें सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, थर्ड टाइप? जैसा शेप होता है, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, USA और वेस्टर्न यूरोप WWI तक इसका एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन स्टेबल है। और फोर्थ टाइप? फोर्थ टाइप है कॉन्स्ट्रिक्टिव, जो बेल शेप होता है। बर्थ रेट में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जबकि डेथ रेट लो है। रीसेंट US कनाडा ट्रेंड्स इसका एग्जाम्पल है। और आखिरी फिफ्थ टाइप? फिफ्थ टाइप भी कॉन्स्ट्रिक्टिव है, बट इसका बेस बहुत नैरो होता है। डेथ रेट लो है, बट बर्थ रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है। जापान और फ्रांस जैसी कंट्रीज। यहाँ एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। वाओ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो काफी बड़ा होगा। बहुत बड़ा। गवर्नमेंट्स इन पिरामिड्स को देखकर फ्यूचर के लिए प्लान करती हैं। अगर पिरामिड टाइप 2 है तो जॉब्स और स्कूल्स क्रिएट करने होंगे। अगर टाइप 5 है तो पेंशन और हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा। एज पिरामिड्स पावरफुल विजुअल टूल्स हैं। एक सवाल है, आपने कहा डिपेंडेंसी रेशियो, ये क्या होता है? गुड क्वेश्चन। ये नॉन वर्किंग पॉपुलेशन यानी बच्चे जो 15 से कम हैं और बुजुर्ग जो 65 से ज्यादा हैं, और वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15-64 का रेशियो है। टाइप 2 पिरामिड में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो हाई होता है। ओके, तो इंडिया का पिरामिड अब किस टाइप का है? इंडिया अभी भी लार्जली टाइप 2 है, बट आने वाले डेकेड्स में TFR कम होने से ये टाइप 3 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जहां वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, एक गोल्डन पीरियड। राइट। और जापान के टाइप 5 पिरामिड से क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? प्रॉब्लम ये है कि वहां काम करने वाले यंग लोग कम हैं और उन पर डिपेंड करने वाले ओल्ड लोग बहुत ज्यादा। इकोनॉमी पर आगे चलकर बहुत प्रेशर आएगा। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अच्छा, क्या एक कंट्री का पिरामिड टाइप बदल सकता है, हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है? बिल्कुल बदल सकता है। ये पिरामिड स्टैटिक नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वॉर्स या पैंडेमिक्स इनका शेप बदल सकते हैं। कोविड-19 का इम्पैक्ट आने वाले पिरामिड्स में जरूर दिखेगा। तो इन अ वे पिरामिड देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। अगर बेस ब्रॉड है तो 20 साल बाद वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर बेस नैरो है तो 20 साल बाद वर्कफोर्स श्रिंक होगी। इट्स अ डेमोग्राफिक क्रिस्टल बॉल। कूल, अब इसको प्रैक्टिस करो। A broad-based pyramid means a young growing population. In short, an age pyramid is a population's fingerprint revealing its history and hinting at its future. चलिए, अब आते हैं टॉपिक 5 पर, mortality and life tables. Broad micro theme. Understanding death and longevity. Heading: Mortality, the other side of the coin. बिल्कुल, mortality statistics हमें सोसाइटी की जनरल हेल्थ का आईना दिखाते हैं। इसको मेजर करके हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ चैलेंजेस को समझ सकते हैं। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? जब आप कार इंश्योरेंस लेते हो, कंपनी आपकी एज और हेल्थ देखकर रिस्क कैलकुलेट करती है ना? हाँ। लाइफ टेबल्स भी वही करते हैं, बट एक पूरी पॉपुलेशन के लिए। वो लाइफ का इंश्योरेंस कैलकुलेशन है, समझे? हमने बर्ड्स यानी फर्टिलिटी की बात की। अब चलो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी डेथ्स, मोर्टेलिटी को समझते हैं। मोर्टेलिटी को स्टडी करना कब शुरू हुआ? इसकी स्टडी एंशिएंट रोम से चला आ रहा है, लेकिन 18th सेंचुरी में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको साइंटिफिक बना दिया, लाइफ टेबल्स के थ्रू। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले है क्रूड डेथ रेट या CDR, टोटल डेथ्स मिड ईयर पॉपुलेशन 1000। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ्स, टोटल लाइफ बर्थ्स 1000। ये एक कंट्री के हेल्थ सिस्टम का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी होता होगा? हाँ, ASDR, जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डेथ रेट बताता है। और इन सब से बनता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या है एग्जैक्टली? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। इमेजिन 100,000 बेबीज का एक ग्रुप यानी कोहॉर्ट। लाइफ टेबल ट्रैक करता है कि डेथ्स की वजह से ये ग्रुप टाइम के साथ कैसे कम होता जाता है। उसके कॉलम्स में क्या क्या होता है? उसके कॉलम्स में होता है एज इंटरवल, डेथ प्रोबेबिलिटी QX, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी PX, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स LX, नंबर ऑफ डेथ्स DX, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी EX। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एज पर एक व्यक्ति एवरेज और कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत होगा। डेफिनेटली। लाइफ टेबल्स इंश्योरेंस प्रीमियम सेट करने, पेंशन प्लान्स डिजाइन करने और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को इवैल्यूएट करने में यूज होते हैं। IMR डेटा से हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स की सक्सेस मेजर करते हैं। मोर्टेलिटी डेटा सिर्फ दुख भरी खबर नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। IMR इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्यों माना जाता है? बाकी सब भी तो है। क्योंकि इन्फेंट सबसे वल्नरेबल होते हैं। हाई IMR का मतलब है पुअर न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और हेल्थ केयर एक्सेस फॉर मदर्स एंड बेबीज। अगर आप IMR कंट्रोल कर लेते हो, मतलब आपने बेसिक हेल्थ सिस्टम ठीक कर लिया है। ये फाउंडेशन है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज पैदा हुआ एक बच्चा अगर करंट डेथ रेट्स फ्यूचर में भी सेम रहें तो एवरेज कितने साल जिएगा। ये एक स्नैपशॉट है,
एक प्रोजेक्शन। क्या लाइफ टेबल में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखते हैं? नहीं, लाइफ टेबल्स हमेशा सेक्स सिलेक्टिव होते हैं क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स अलग अलग होते हैं। जनरली फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। मैंने सुना है लाइफ टेबल बिहाइंड फॉरवर्ड कंस्ट्रक्ट होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम पास्ट डेथ रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम पीछे देखकर आगे का अंदाजा लगाते हैं। तो लाइफ टेबल एक प्रेडिक्शन है, गारंटी नहीं। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन करंट कंडीशंस। अगर कल को कोई नई मेडिकल ब्रेक थ्रू हो गई तो एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेबल के प्रेडिक्शन से ज्यादा हो सकती है। गॉट इट। चलो प्रैक्टिस दिस। अ लाइफ टेबल शोज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ कोहॉर्ट एज इट डिमिनिशेस बाय डेथ। इसको रिपीट करो। इन शॉर्ट, मोर्टेलिटी डेटा और लाइफ टेबल्स हमें ना सिर्फ डेथ पैटर्न्स बताते हैं बल्कि लाइफ, हेल्थ और लॉन्जेविटी को मेजर करने का एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क भी देते हैं। चलिए अब तीसरे डायमेंशन की बात करते हैं। टॉपिक 6, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन चेंज। ब्रॉड माइक्रो थीम, द मूवमेंट ऑफ पीपल। हेडिंग माइग्रेशन, द थर्ड डायमेंशन। हाँ, माइग्रेशन मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली या लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट होना। ये सिर्फ घूमने जाना नहीं है दोस्त। इसका सिंपल सा एग्जांपल। सोचो, आपका कोई दोस्त पढ़ाई या जॉब के लिए दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया। वो एक इंटरनल माइग्रेंट है। अगर वो कनाडा चला गया तो वो एक इंटरनेशनल माइग्रेंट है। राइट। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के बाद पॉपुलेशन चेंज का तीसरा सबसे बड़ा टूल है माइग्रेशन। चलो इसके पुश और पुल फैक्टर्स को समझते हैं। माइग्रेशन हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसकी स्पीड और स्केल बहुत बढ़ गया। इसके टाइप्स क्या है? दो मेन टाइप्स हैं। इंटरनल माइग्रेशन यानी कंट्री के अंदर, जैसे बिहार से पंजाब, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। और इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी एक कंट्री से दूसरी, जैसे इंडिया से यूएसए, ये कंट्री की पॉपुलेशन साइज बदलता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स हैं? हाँ, कई मॉडल्स हैं। रैमस्टीज मॉडल जो क्लासिक पुश फैक्टर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पुल फैक्टर्स जैसे जॉब्स की बात करता है। पुश एंड पुल सुना है। और फिर है लुइस मॉडल। इसके अनुसार गांव से सरप्लस या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोगों को शहर में ट्रांसफर करना, जिससे दोनों सेक्टर्स को फायदा हो। अच्छा। फिर टोरारो मॉडल। ये कहता है कि लोग सिर्फ करंट वेजेस नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड इनकम के बेसिस पर माइग्रेट करते हैं। थोड़ी शुरुआती मुश्किल सहते हैं लॉन्ग टर्म फायदे के लिए। और ग्रेविटी मॉडल। ये तो फिजिक्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल, न्यूटन के लॉ जैसा। ये कहता है कि दो शहरों के बीच माइग्रेशन उनके साइज या मास पर डिपेंड करता है और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाओ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो दोनों जगह होता होगा। हाँ, माइग्रेशन से सोर्स रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, बट ब्रेन ड्रेन भी होता है और डेस्टिनेशन सिटी में हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट पर प्रेशर बढ़ता है। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। सवाल, लुइस मॉडल में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि एक काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं। जैसे एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है बट 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर 3 को हटा भी दें तो प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। समझी। और टोरारो मॉडल आजकल रेलेवेंट क्यों है? बहुत रेलेवेंट है। आज भी गांव से लोग शहर आते हैं ये जानते हुए कि शुरू में उन्हें झुग्गी में रहना पड़ेगा और कम पैसे मिलेंगे, इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनके बच्चों का फ्यूचर बेटर होगा। दैट इज एक्सपेक्टेड इनकम इन एक्शन। राइट। ग्रेविटी मॉडल में डिस्टेंस का मतलब सिर्फ किलोमीटर्स है या कुछ और भी? सिर्फ किलोमीटर्स नहीं, डिस्टेंस यहाँ कल्चरल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे लैंग्वेज, कस्टम्स और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी, जैसे वीजा रूल्स। ये सब माइग्रेशन को मुश्किल बनाते हैं। तो माइग्रेशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, है ना। माइग्रेंट्स अपने घर पैसे भेजते हैं, जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। नए स्किल सीखते हैं और स्पाउसल सेपरेशन से कभी कभी फर्टिलिटी रेट भी कम होता है। और नेगेटिव इफेक्ट्स ब्रेन ड्रेन के अलावा? शहरों में रिसोर्सेज पर बोझ बढ़ता है, जिससे स्लम्स, पोल्यूशन, पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सोशल टेंशन भी बढ़ सकती है। ओके, चलो इसको प्रैक्टिस करो। Migration is driven by push factors at the origin and pull factors at the destination. इन शॉर्ट, माइग्रेशन बर्थ्स और डेथ्स के अलावा पॉपुलेशन चेंज का क्रूशियल ड्राइवर है, जिसे आसान मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए अब डेमोग्राफी से बायोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं। टॉपिक 7, मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड फर्टिलिटी कंट्रोल। ब्रॉड माइक्रो थीम, द साइंस ऑफ मेल रिप्रोडक्शन। हेडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन्ड। राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म प्रोड्यूस करना और उन्हें डिलीवर करना। इस पूरे प्रोसेस को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कोई सिंपल सा एग्जांपल? सोचो, एक फैक्ट्री है यानी टेस्टिस, जो प्रोडक्ट यानी स्पर्म बनाती है। इस फैक्ट्री को एक मैनेजर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, जिसे हेड ऑफिस यानी हाइपोथैलेमस से ऑर्डर्स मिलते हैं। हार्मोन्स इन ऑर्डर्स की तरह है। अच्छा। तो अब हम डेमोग्राफी से शिफ्ट होकर उसके बायोलॉजिकल बेसिस यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेल सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ने ही हमें वासेक्टमी और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में हेल्प की है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेस्टिस जो स्क्रोटम में होते हैं, उनमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां स्पर्म बनते हैं। प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ। इसमें की सेल्स कौन से हैं? 2 की सेल्स हैं। एक है सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश करते हैं, जैसे एक नर्स सेल। दूसरे हैं लेडिक सेल्स जो ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। और इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? वो फैक्ट्री एनालॉजी। बिल्कुल, हेड ऑफिस यानी हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है। ये मैनेजर यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है एफएसएच और एलएच रिलीज करने के लिए। और एफएसएच और एलएच क्या करते हैं? एलएच सीधा लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। और एफएसएच सर्टोरल सेल्स पर एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। ओके, तो मेल फर्टिलिटी कंट्रोल कैसे होता है? कई तरीके हैं। हार्मोनल ड्रग्स जो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करें, बट इससे लिबिडो लॉस जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर है इनिविन जो सिर्फ एफएसएच को डिप्लेस करता है। ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। और गॉसिपॉल?
गॉसिपॉल कॉटन प्लांट से मिलने वाला कंपाउंड है जो रिवर्सिबल है और लिबिडो पर असर नहीं करता। बैरियर्स जैसे कॉन्डम्स हैं और ऑपरेटिव यानी सर्जरी जैसे वैसेक्टमी। तो इन सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि मेल पिल अभी भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो ऐसी पिल बनाना अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक फाइनली ट्यून्ड हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। एक बेसिक सा सवाल, टेस्टिस बॉडी के बाहर स्क्रोटम में क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। स्क्रोटम वही कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का रोल सिर्फ स्पर्म बनाना है या और कुछ भी? इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना और मसल ग्रोथ। वैसेक्टोमी आखिर काम कैसे करती है? इसमें वास डेफरेंस यानी स्पर्म ले जाने वाली ट्यूब को कट करके सील कर देते हैं। तो स्पर्म बनते तो हैं बट बाहर नहीं आ पाते और बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेल पिल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? 2 मेन रीजंस हैं। एक, हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करने से लिबिडो, मूड और मसल मास पर डायरेक्ट असर पड़ता है। दूसरा, एक मेल डेली मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाता है। उस प्रोडक्शन को सेफली रोकना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। सही है। गॉसिपल इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है तो ये मार्केट में क्यों नहीं है? इनिशियल स्टडीज प्रॉमिसिंग थी बट बाद में कुछ केसेस में परमानेंट इनफर्टिलिटी और साइड इफेक्ट्स जैसे पोटेशियम लॉस रिपोर्ट हुए। इसलिए इस पर और रिसर्च की जरूरत है। Okay, let's practice. GnRH from the hypothalamus stimulates the pituitary to release FSH and LH. In short, the male reproductive system is regulated by a precise hormonal axis, hypothalamus, pituitary, testes, and targeting this axis is key to male fertility control. अब आते हैं फीमेल सिस्टम पर। टॉपिक 8, फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। Broad micro theme, the science of female reproduction. हेडिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मंथली साइकिल। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है ओवा यानी एग्स प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करना और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। ये सब एक मंथली साइकिल में होता है जिसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? इमेजिन अ फार्मर जो हर महीने एक खेत यानी यूट्रस तैयार करता है बीज यानी फर्टिलाइज्ड एग बोने के लिए। अगर बीज आ जाता है तो फसल उगती है यानी प्रेगनेंसी। अगर नहीं तो खेत की ऊपरी परत को हटाकर अगले महीने के लिए फिर से तैयार किया जाता है यानी मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल यही है। वाओ, ग्रेट एनालॉजी। तो ये मेल सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ गेमीट प्रोडक्शन नहीं बल्कि एक पूरी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को टैबू माना जाता था बट अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका स्ट्रक्चर और oogenesis? स्ट्रक्चर में ओवरीज में ओवा होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद एग फॉलोपियन ट्यूब में जाता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है और फिर फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में इम्प्लांट होता है। oogenesis यानी एग फॉर्मेशन में एक लड़की जितने ओवा के साथ पैदा होती है उतने ही रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक ओवा मैच्योर होता है। और इसका हार्मोनल कंट्रोल? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। डे 113 फॉलिकुलर फेज होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH, फिर पिट्यूटरी से FSH, FSH से ओवरी में फॉलिकल ग्रो होता है जो ईस्ट्रोजन बनाता है। ईस्ट्रोजन से यूटेराइन वॉल यानी एंडोमेट्रियम बिल्डअप होती है। और डे 14? डे 14 पर ओव्यूलेशन होता है। ओस्ट्रोजन लेवल हाई होने पर पिट्यूटरी से LH का एक बड़ा सर्ज होता है। ये LH सर्ज फॉलिकल को रप्चर कर देता है और ओवम रिलीज हो जाता है। दिस इज ओव्यूलेशन। और उसके बाद? डे 15 to 20th लूटियल फेज होता है। रप्चर्ड फॉलिकल अब कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ये प्रोजेस्ट्रॉन यानी प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्ट्रॉन यूट्राइन वॉल को और थिक और रेडी करता है इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस लूटियम 12 दिन बाद डीजेनरेट हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ड्रॉप होता है। यूट्राइन वॉल को सपोर्ट नहीं मिलता और वो शेड हो जाती है। दिस इज मेंस्ट्रुएशन। और अगर हो जाए तो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो HCG हार्मोन बनाता है। HCG कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखता है, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हाई रहता है और प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग से ही IVF जैसी टेक्नोलॉजीज आई हैं। बिल्कुल, IVF और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दोनों। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज अ ब्यूटीफुल एंड प्रिसाइज हार्मोनल डांस। मेरा एक सवाल है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में मेन डिफरेंस क्या है इन सिंपल टर्म्स? सिंपल, ऑस्ट्रोजन बिल्ड्स द हाउस यानी यूट्राइन वॉल, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स द हाउस फॉर द गेस्ट यानी एम्ब्रियो। अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG को ही क्यों डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि HCG सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो से बनता है। अगर यूरिन में HCG है तो इट्स अ शॉर्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कोई और रीजन नहीं हो सकता। राइट। फीमेल फर्टिलिटी कंट्रोल पिल्स वो कैसे काम करती हैं? उनमें सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन और ऑस्ट्रोजन होता है। ये बॉडी को ट्रिक करते हैं ये सोचने में कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। इससे पिट्यूटरी LH सर्ज नहीं करता और ओव्यूलेशन ही नहीं होता। नो एग नो प्रेगनेंसी। सिंपल ना? बहुत सिंपल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल पूरे महीने ऊपर नीचे होता रहता है। ये हार्मोन्स ब्रेन केमिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे मूड, एनर्जी और इमोशंस पर असर पड़ता है। क्या हर वुमन का साइकिल 28 डेज का होता है? 28 डेज एक एवरेज है। हेल्दी साइकिल्स 21 से 35 डेज के बीच वेरी कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलरिटी, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। अंडरस्टूड। अब इस इंपॉर्टेंट लाइन को प्रैक्टिस करो। द LH सर्ज अराउंड डे 14 causes ovulation. In short, the female menstrual cycle is a tightly regulated interplay of 4 key hormones, FSH, LH, estrogen, and progesterone, that orchestrates ovulation and prepares the uterus for pregnancy. Fantastic. अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। Topic 9. Biological theories of population. Broad micro theme, explaining why populations grow. Heading. Population theories, the big ideas.
बिल्कुल। ये थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि फर्टिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, पैशन, फूड या डेंसिटी। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल? सोचो, 3 लोग एक प्लांट को देख रहे हैं। एक कहता है इसको ज्यादा पानी मिल रहा है इसलिए ग्रो कर रहा है। दूसरा कहता है नहीं, इसको अच्छी मिट्टी मिली है। तीसरा कहता है नहीं, इसके आसपास कंपटीशन नहीं है। पॉपुलेशन थ्योरीज भी ऐसी ही अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। अच्छा, हमने क्या और कैसे देख लिया। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्यों पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है? ये थियरीज 18th और 19th सेंचुरी में आई जब यूरोप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जूझ रहा था और लोग इसका रीजन ढूंढ रहे थे। तो इन थियरीज के ग्रुप्स हैं? हाँ, 3 ग्रुप्स। पहला है सेक्सुअल बिहेवियर रिलेटेड थियरीज। इसमें आती है माल्थूजियन थियरी। थॉमस माल्थूस ने कहा कि पॉपुलेशन पैशन की वजह से ज्योमेट्रिकली यानी 2, 4, 8 बढ़ती है, जबकि फूड अर्थमेटिकली यानी 1, 2, 3। इससे इम्बैलेंस होता है। हाँ, जैसे पॉजिटिव चेक्स जैसे फैमिन और वॉर ठीक करते हैं। उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स जैसे लेट मैरिज और एब्स्टिनेंस सजेस्ट किए। इसमें रॉबर्ट आड्रीज थ्योरी भी आती है। ओके, दूसरा ग्रुप? दूसरा है फूड फर्टिलिटी नेक्सस थ्योरीज। इसमें डिकास्ट्रोस थ्योरी है। उनके अनुसार हाई प्रोटीन डाइट से लो फर्टिलिटी होती है और लो प्रोटीन डाइट से हाई फर्टिलिटी। इंटरेस्टिंग। और फिर डोडाब्लेस थ्योरी है जो कहती है कि अबंडेंस फर्टिलिटी के लिए खराब है और स्कैर्सिटी फर्टिलिटी बढ़ाती है। वाओ, ऑपोजिट। और तीसरा ग्रुप? तीसरा है डेंसिटी फ्रिक्वेंटिटी नेक्सस थ्योरीज। इसमें पर्ल एंड रीड की लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व आती है। ये कहती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक एस शेप फॉलो करता है, शुरू में स्लो, फिर तेज और आखिर में रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर स्टेबलाइज हो जाता है। डेंसिटी बढ़ने से फर्टिलिटी गिरती है। हाँ, यही सैडलर्स थ्योरी भी कहती है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्टिलिटी। बेसिकली जहां भीड़ ज्यादा वहां फर्टिलिटी कम। माल्थस की थ्योरी आज भी रेलेवेंट है। हाँ, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कैर्सिटी के डिबेट्स में उनकी थ्योरी जिंदा है। कोई एक सिंगल थ्योरी पॉपुलेशन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सच्चाई शायद इन सबके कॉम्बिनेशन में है। सवाल, माल्थस को ब्लैक डेमन क्यों कहा गया था? क्योंकि उनकी थ्योरी बहुत पेसिमिस्टिक थी। वो कहते थे कि गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे वो और बच्चे पैदा करेंगे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए लोग उनसे नफरत करते थे। तो क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने माल्थस को गलत साबित कर दिया? शॉर्ट टर्म में हाँ, हमने टेक्नोलॉजी से फूड प्रोडक्शन को पॉपुलेशन से तेज बढ़ा दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन रेवोल्यूशन के एनवायरमेंटल कॉस्ट जैसे सॉइल डिग्रेडेशन माल्थस के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को सपोर्ट करते हैं। डे कैस्ट्रो की प्रोटीन थ्योरी, ये आज भी वैलिड है? कोरिलेशन तो दिखता है। हाई प्रोटीन ईटिंग कंट्रीज जैसे यूएसए, यूरोप का बर्थ रेट लो है, लो प्रोटीन कंट्रीज का हाई है। लेकिन कॉजेशन प्रूव करना मुश्किल है। इसमें एजुकेशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी बड़ा रोल है। राइट। एस कर्व का आइडिया बहुत लॉजिकल लगता है। क्या ह्यूमन पॉपुलेशन इसको फॉलो कर रही है? हाँ बिल्कुल। ग्लोबल पॉपुलेशन अब एक्सपोनेंशियल फेज के एंड में है और स्टेशनरी फेज की तरफ बढ़ रही है। यूएन प्रोजेक्ट करता है कि 2100 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, सैडलर ने कहा कि डेंसिटी बढ़ने से फर्टिलिटी कम होती है। ऐसा क्यों? उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक था कि डेंस अर्बन एरियाज में लोग इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स यानी लेजर में ज्यादा टाइम देते हैं और मैनुअल वर्क कम करते हैं, जिससे फर्टिलिटी नेचुरली कम हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंज। गॉट इट। लेट्स प्रैक्टिस द माल्थुसियन कॉन्सेप्ट। Population grows geometrically, food grows arithmetically. In short, biological theories offer different lenses, passion, food, or density, to explain the complex puzzle of population growth. Wow. हमने डेमोग्राफी के बेसिक्स से लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की गहरी बायोलॉजी और पॉपुलेशन की माइंड बेंडिंग थ्योरीज तक का सफर तय किया। इट्स अमेजिंग कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। आज हमने समझा डेमोग्राफी सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सोसाइटी की कहानी है, जिसे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन जैसे टूल से मेजर किया जाता है। हाँ, और एज पिरामिड्स एक पावरफुल विजुअल टूल है जो एक कंट्री का डेमोग्राफिक फ्यूचर बता सकते हैं। राइट। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल हो या फीमेल, एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है जिसे जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे कंडक्टर्स चलाते हैं। और माल्थस, डे कैस्ट्रो और पर्ल एंड रीड जैसे थिंकर्स ने हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे के क्यों को समझने के लिए अलग-अलग फ्रेमवर्क्स दिए। सही कहा। तो अब आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट। हमने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पर सोचिए, अगर आपको अपने शहर का एज पिरामिड डिजाइन करना हो तो वो कैसा दिखेगा? एक्सपेंसिव या कॉन्स्ट्रिक्टिव? दूसरा, मल्थुसियन थ्योरी के प्रिवेंटिव चेक्स जैसे लेट मैरिज, एब्स्टिनेंस आज की दुनिया में कितने रिलेवेंट हैं? तीसरा, क्या आप डे कैस्ट्रो की प्रोटीन फर्टिलिटी थ्योरी से अग्री करते हैं? सोचो इसके पीछे सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। चौथा, माइग्रेशन के पुश और पुल फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाओ जो आपके अपने एरिया में लोगों को अफेक्ट करती है। पांचवा, अगर आपको मेल पिल डिजाइन करना हो तो आप इनहिबिन या गॉजीपोल किस अप्रोच को प्रेफर करेंगे और क्या? और आखिरी, लॉजिस्टिक्स एस कर्व के हिसाब से क्या ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा के लिए स्टेबलाइज हो जाएगी या कोई नया फैक्टर इसको बदल सकता है? ये सवाल आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से जोड़ने में हेल्प करेंगे। और अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या चैलेंज है? इनमें से कोई एक टॉपिक, मानो एज पिरामिड्स, चूज करो और उसे 1 मिनट में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। देखो आप कितने इफेक्टिव टीचर हो। ये बेस्ट तरीका है नॉलेज को सॉलिड करने का। बिल्कुल। और अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई और आप ऐसी ही और जर्नीज पर हमारे साथ आना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड टू द चैनल। कमेंट करके बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। स्टे क्यूरियस।